नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। सबसे पहले आपको बताएं पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ से खबर, जहां पर 5 नवंबर को एक हैरान कर देने वाली घटना हुई है। मास्क नहीं पहनने वाले चालक को जब पुलिस सिपाही ने आगे आकर रोकने की कोशिश की तो कार चालक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, जिसके बाद सिपाही को अपनी जान बचाने के लिए बोनट पर चढ़ना पड़ा। चालक ने तब भी गाड़ी नहीं रोकी और सिपाही को बोनट पर लिए करीब 1 किलोमीटर तक दौड़ाता रहा। दूसरे सिपाही और स्थानीय लोगों ने बाइक से पीछा कर कार रुकवाई और सिपाही की जान बचाई। आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और शादी के लिए धर्म परिवर्तन का मामला, हाईकोर्ट के जो फैसला इस पर आया था उसको चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शादी के मकसद से धर्म परिवर्तन की नामंजूरी का विरोध यहां पर किया जा रहा है। याचिका में हाईकोर्ट के फैसले को गलत मिसाल बताया गया है। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक की याचिकाकर्ताओं ने मांग की है। आशीष हमारे साथ मौजूद है इस पर बात करने के लिए। आशीष, हमने देखा इस फैसले को लेकर काफी सियासत भी हुई, कई राज्यों में कानून बनाने की बात भी कही गई। अब इस चुनौती में, इस याचिका में क्या कहा गया है याचिकाकर्ताओं की तरफ से? जी देखिए, कुछ दिन पहले हाईकोर्ट का, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें जो कपल वहां पर पहुंचे थे, जो शादी करना चाहते थे, अंतर्राज्यीय हिंदू और मुस्लिम कपल थे, उस पर एक फैसला हाईकोर्ट ने दिया और कहा कि सिर्फ शादी के मकसद से आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ये गैर मंजूर होगा, ये मंजूर नहीं होगा। और ये कहते हुए लड़की को उससे परिवार के हवाले करने के आदेश जारी कर दिए थे। तो काफ़ी इस हाईकोर्ट के इस फैसले पर काफ़ी चर्चाएं हुई, काफ़ी सवाल भी उठे। और अब अलदारिस रेन, जो सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट हैं, उन्होंने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है इस हाईकोर्ट के खिलाफ और कहा है कि हिंदू मुस्लिम, जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके तहत उन्होंने भी शादी की है, उनकी बहन ने भी शादी की है, लेकिन ये एक्ट जो है वो पूरी तरह जो कपल है वो उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराता है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसमें आप बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिसमें आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, उसके बाद नोटिस जारी किया जाता है, सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाता है और फिर किसी को कोई आपत्ति हो तो वो उस पर वो जवाब दे। तो यहां पर उनका ये कहना है कि मैरिज कन्वर्जन, शादी के लिए जो कन्वर्ट करने का मामला है, धर्म परिवर्तन का मामला है, वो इसलिए जरूरी हो जाता है कि बहुत से मामलों में जो परिवार है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता और वो कपल की हत्या तक करने की कोशिश करते हैं। जो दूसरे लोग हैं वो भी सुरक्षा को खतरा बन जाते हैं। ऐसे में जो धर्म परिवर्तन करके शादी करना एक बहुत जरूरी है किसी के भी लिए, और कहा है कि ये संवैधानिक अधिकार है किसी का भी अपनी मर्जी से धर्म का परिवर्तन करना और अपनी मर्जी से किसी से शादी करना। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये जो हाईकोर्ट का फैसला है ये बिल्कुल गलत है और ये गलत मिसाल पैदा करेगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर तुरंत रोक लगाए। जी शुक्रिया आशीष आपका सब जानकारी के लिए। तो शादी के लिए धर्म परिवर्तन के मामले पर जो हाईकोर्ट का फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट में यहां पर चुनौती दी गई है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि हरियाणा के बल्लभगढ़ के निकिता तोमर मर्डर केस में फरीदाबाद पुलिस ने 11 दिन के अंदर चार्जशीट दायर कर दी है। 600 पन्नों की चार्जशीट में 60 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी तौसीफ, उसके दोस्त रेहान और पिस्टल सप्लाई करने वाले अजरुद्दीन को आरोपी बनाया है। 27 अक्टूबर को निकिता जब कॉलेज से परीक्षा देकर बाहर निकली तब तौसीफ ने जबरन उसे अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश की, लेकिन जब वो इसमें नाकाम रहा तो निकिता को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए एसीपी हेडक्वार्टर हैं आदर्शदीप। 11 दिन के अंदर आपने चार्जशीट की है, क्या कुछ है चार्जशीट में और किसको अक्यूज बनाया आपने? इसमें फरीदाबाद पुलिस ने 11 दिन के रिकॉर्ड टाइम में चार्जशीट फाइल कर दी है निकिता मर्डर केस में। ये चार्जशीट 600 पेजों की है और इसमें हमने करीब 60 विटनेसेस रखे हैं। 3 अक्यूज हैं इसमें, तौसीफ, रेहान और अजरुद्दीन जिसने इनको आर्म सप्लाई किया था। सर तौसीफ ने ही उसको गोली मारी थी। सर ये तौसीफ ने क्या ये प्लान किया था, उसने रेकी की थी जा करके, या फिर उसी दिन उसने डिसाइड किया कि ये करना है? नहीं, एक प्लान मर्डर था, उसने रेकी भी की थी इसमें पहले भी रेकी की थी। सर ये जो इसके पास पिस्टल रिकवर हो गया, आपको जो पिस्टल यूज किया था? हाँ, वो रिकवर हो चुका है। इसमें हमने काफ़ी एविडेंसेस हमारे पास आ चुके हैं, साइंटिफिक एविडेंसेस भी आ चुके हैं, मटेरियल एविडेंसेस हैं हमारे पास, फोरेंसिक है हमारे पास, डिजिटल एविडेंसेस हैं। इसके अलावा हमारे पास लड़की की डाइंग डिक्लेरेशन भी है और काफ़ी आई विटनेसेस भी हैं और फरीदाबाद पुलिस इनको जल्द से जल्द
सजा दिलवाने में कामयाब रहेगी। सर डाइंग डिक्लेरेशन मतलब क्या उसने स्टेटमेंट दिया था पुलिस को या फिर वो जब वहाँ पर हॉस्पिटल लड़की पहुंची थी तो उसने अपने भाई को बताया था कि मेरे उसको तौसीफ ने गोली मारी है। अच्छा वो पहचान गई थी वहाँ पर सर। सर एक और इम्पोर्टेंट बात है इस पूरे मामले में कि 2018 की बात आ रही है कि 2018 में भी किडनैपिंग हुई थी इस लड़की की और इसी लड़के ने किया था, लेकिन बाद में कॉम्प्रोमाइज कर लिया परिवार ने। वो क्या बात है, कहा क्या दबाव में किया था वो क्या, क्योंकि उनका स्टेटमेंट भी आपने लिया है उनके फादर का, उस पर उन्होंने क्या कहा है सर? उसमें भी 2018 में भी इन पे प्रेशर डाल के उसमें कॉम्प्रोमाइज करवा दिया गया था। तो उसमें हमने उसके फादर की जो है स्टेटमेंट ली है और उसको भी हमने चालान में जिक्र किया उसका भी। सर इनको कौन कौन से सेक्शंस में बुक किया है, क्या क्या आप लोगों ने आरोप लगाए? इसमें हमने मर्डर, आर्म्स एक्ट और किडनैपिंग और इसमें सारी चार्जेस में हमने फ्रेम किया। सर आखिरी सवाल, सर ये क्या तौसीफ लगातार लड़की को फोन करके परेशान करता रहता था, शादी का दबाव बना रहा था, क्या कुछ चीजें और निकल कर सामने आई जब आपने लोगों से बातचीत के बयानात लिए आपने? नहीं, तौसीफ इस पे जो है लगातार कांटेक्ट में रहने की कोशिश कर रहा था, वो उसको इग्नोर कर रही थी, इसी के चलते इसने उसका मर्डर कर दिया। सर कॉल रिकॉर्ड्स में आया है कि फोन कर रहा था उसको, ऐसा नहीं कॉल रिकॉर्ड्स में तो फ़ोन उठाते नहीं है इन जनरली, तो वैसे उसका हमने सारा पता किया है तो उसमें इनका ही वाज चेजिंग हर, उसको रेकी भी करता था तो इसलिए उसने उसका मर्डर कर दिया क्योंकि वो उसको इग्नोर कर रही थी। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की याचिका पर आज फिर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कल अर्नब की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई थी। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में उन्हें बुधवार सुबह गिरफ्तार किया गया था। उन पर महिला पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट के आरोप में भी एफआईआर दर्ज की गई है। अर्नब गोस्वामी पर आरोप है कि जब मुंबई पुलिस की टीम बुधवार सुबह उनके घर पहुंची तो उन्होंने महिला पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट की। उनके खिलाफ एफआईआर एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। सुनील हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए। सुनील, कल भी इसकी सुनवाई हुई थी, तब कुछ इस पर डिसीजन नहीं आ पाया, आज भी इसकी सुनवाई होनी है, क्या कुछ इस मामले में अभी तक चल रहा है? देखिए, इस पूरे मामले में अर्नब गोस्वामी की तरफ से जो बॉम्बे हाईकोर्ट में दलील दी गई है, जो मामला दर्ज किया गया है हेबियस कॉर्पस का, वो ये है कि जो जांच हुई या जो उनकी धरपकड़ हुई है पूरी तरह से अवैध है। क्योंकि ये जो मामला है 2018 का था, 2019 में उसे ए समरी कर दिया गया था, यानी कि बंद कर दिया गया था, और फिर उसके लिए फिर से खोलने के लिए जो इजाज़त लेनी चाहिए थी वो इजाज़त लिए बिना पुलिस ने खुद होकर सुओ मोटो एक कार्रवाई की है, जो कि कानून के तहत सही नहीं बैठता। यही दलील जो है अर्नब गोस्वामी के वकील आबाद फोंडा ने अदालत में रखी है कल बॉम्बे हाईकोर्ट में। बॉम्बे हाईकोर्ट से कल ही अंतरिम राहत मांग की गई थी ताकि अर्नब गोस्वामी को एक जमानत मिल सके, लेकिन चूंकि जज ने साफ कर दिया कि हम पहले जो विक्टिम है इस पूरे मामले में उनकी भी बात सुनेंगे, जो सरकारी पक्ष है वो भी सुनेंगे, उसके बाद ही कुछ फैसला लेंगे। और चूंकि कल से अदालत को दिवाली की छुट्टी हो रही है, इसलिए आज सुनवाई रखी गई है 3 बजे। आज 3 बजे के बाद इसमें सुनवाई होगी, सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत फैसला लेगी और इसी दौरान ये भी सुनवाई होगी कि क्या अर्नब गोस्वामी को अंतरिम राहत दी जानी चाहिए, यानी कि जब वो जेल हिरासत में है 14 दिनों की, क्या उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, इस पर भी फैसला होगा। हालांकि एक अर्जी जो अलीबाग पुलिस है उसने सेशन कोर्ट में भी दे रखी है ताकि जो मजिस्ट्रेट ने जो पुलिस कस्टडी नहीं दी है उसको चुनौती दी जा सके। उसकी सुनवाई कल होनी है, लेकिन बहुत कुछ दारोमदार आज बॉम्बे हाईकोर्ट में है कि किस तरह से पक्ष रखे जाते, दलील रखी जाती है और क्या आज अंतरिम राहत मिलती है या नहीं अर्नब गोस्वामी को, या आगे भी उन्हें इसी तरह से जेल में रहना होगा जैसे कि 14 दिन की जेल हिरासत दी गई है। शुक्रिया सुनील आपका सब जानकारी के लिए। तो आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट इस पर लेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए क्राइम रिपोर्ट इंडिया में रुकते हैं। ब्रेक के बाद आप देखिए कहां से बरामद हुआ लाखों का सोना। अब एक खबर दिल्ली से आपको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक बड़े कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। ये लोग अमेरिका, कनाडा के लोगों के कंप्यूटर में एक ऐप भेजते थे और लिखते थे कि आपका कंप्यूटर खराब हो गया है। एक हेल्पलाइन नंबर देते थे, उस पर जब लोग कॉल करते थे तो कॉल इंडिया आता था और फिर कंप्यूटर ठीक करने के नाम पर, सॉफ्टवेयर डालने के नाम पर ऑनलाइन पैसे मंगाया करते थे। अब तक 2000 से ज्यादा लोगों से करीब 10 करोड़ की ठगी ये लोग कर चुके हैं।
मुख्य आरोपी साहिल दिलावर है, जो पहले कॉल सेंटर में काम करता था, जगह जगह बदलकर कॉल सेंटर चला रहा था। मास्टरमाइंड समेत कुल 17 लोग गिरफ्तार किए गए। दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने फर्जी सरकारी वेबसाइट बनाकर नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के हिसार से चलाई जा रही इस वेबसाइट पर 13,000 नौकरियां निकाली गई थीं। इनमें से क्लर्क से लेकर एम्बुलेंस ड्राइवर तक की नौकरियां शामिल थी। वेबसाइट चलाने वाले हर कैंडिडेट से 400 से 500 रुपए ऑनलाइन फीस लेते थे और फिर संपर्क खत्म कर लेते थे। ये गिरोह अब तक हजारों लोगों से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुका है। आरोपियों के पास से अब तक 49 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं। साथ ही इस वेबसाइट के बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक इस वेबसाइट की चर्चा इतनी बढ़ गई थी कि इसे असली समझकर इसका मीडिया कवरेज भी हुआ। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में शराब पी रहे युवकों ने 14 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी। युवकों ने लड़के से नमकीन लाने को कहा था, लेकिन उसने नमकीन लाने से मना कर दिया। इस बात से गुस्सा युवकों ने नाबालिग की हत्या कर दी। मृतक की पहचान अलकाश मलिक के रूप में हुई है। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अलकाश को अपोलो अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि परिवार का आरोप है कि वारदात में 5 लोग शामिल थे। पीड़ित परिवार ने अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। हरियाणा के पानीपत में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है। मारे गए लोगों के परिजनों के मुताबिक गांव में अवैध शराब बेची जा रही है। उसी को पीने के बाद तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। और अब एक खबर नोएडा से। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बीटा 2 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही पुलिस को मोबाइल समेत अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, अस्पताल में उसका इलाज कराया गया। ये अभियुक्त संगठित गिरोह बनाकर हथियारों के बल पर लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। साथ ही इसके खिलाफ अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी भी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मेड़ पर लगे पेड़ों को लेकर हुए विवाद में 2 भाइयों की गोली लगने से मौत हो गई। 2 लोगों की हत्या से रसूलपुर गांव में सनसनी फैल गई। एक ही गांव के रहने वाले राम अवतार और चचेरे भाई बाबूराम के बीच मेड़ पर लगे यूकलिप्टस के पेड़ों को लेकर पुराना विवाद था, लेकिन गुरुवार को झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे पर गोली चलाना शुरू कर दिया। मारपीट हुई और दोनों ओर से चली गोलियों में दोनों भाइयों की मौत हो गई। एक नजर क्राइम रैप पर डालते हैं और आपको बताते हैं क्राइम से जुड़ी हुई और खबरें। गुरुग्राम में 3 नवंबर को हुई फायरिंग में घायल हुई 26 साल की लड़की की मौत हो गई है। 3 नवंबर की रात बाइक से आए बदमाशों ने लड़की की गाड़ी लूटने की कोशिश की थी। इस दौरान हुई फायरिंग में लड़की के सिर में गोली लगी थी और इलाज के दौरान गुरुवार को उसकी मौत हो गई। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ कर्मियों ने एक यात्री के बैग से लाखों रुपए की विदेशी मुद्रा बरामद की है। यात्री के पास से 1 करोड़ 52 लाख सऊदी रियाल मिले हैं। इनकी कीमत करीब 27 लाख आंकी जा रही है। एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर तैनात सीआईएसएफ कर्मियों ने एक यात्री को संदिग्ध हालत में घूमते हुए देखा। शक होने पर यात्री को हिरासत में लेकर उसके बैग की जांच की गई, जिसमें 27.5 लाख की विदेशी मुद्रा बरामद की गई। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने 816 ग्राम सोना बरामद किया है। बरामद किए गए सोने की कीमत 42 लाख रुपए से ज्यादा है। ये सोना दुबई से आए 2 यात्रियों के पास से मिला, जिनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसी के साथ क्राइम रिपोर्ट इंडिया में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।